हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में क्रिया के भेद पढ़े थे। क्रिया के भेद में हमने कर्म के आधार पर पढ़ा था। तो दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। धातु में प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है कि हम खुद काम ना करके हम दूसरे से काम करवाते हैं, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नौकर से खाना बनवाया, तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। बनवाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। माताजी ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो बनवाया, मंगवाया प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला एग्जाम्पल है, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, तो बनवाया, मंगवाया और पढ़वाई। ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया हैं कि दोस्तों, यहाँ पे हम स्वयं ना काम करके हम किसी दूसरे से करवाते हैं, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। एक प्रेरक कर्ता होता है, दूसरा प्रेरित कर्ता होता है। प्रेरक कर्ता में प्रेरणा प्रदान करने वाला और प्रेरित कर्ता में प्रेरणा लेने वाला। पल राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो राम है प्रेरक कर्ता और लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो लक्ष्मण क्या है? प्रेरित करता है और लिखवाता है क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला एग्जाम्पल है, अजय ने विजय को जगाया, तो अजय क्या है? प्रेरक कर्ता, विजय क्या है? प्रेरित करता और जगाया आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। मूल धातु में आना या वाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण होता है। दोस्तों, आपका एक तरफ है मूल धातु, फिर है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। मूल धातु में गिरना, जगना, उठना, लिखना, उड़ना, सुनना, चलना, ये तक में पढ़ते हैं। गिराना, जगाना, उठाना, लिखाना, उड़ाना, सुनाना, चलाना। इसी को हम द्वितीय प्रेरणार्थक में पढ़ेंगे तो गिरवाना, जगवाना, उठवाना, लिखवाना, उड़वाना, सुनवाना, चलवाना आदि। पढ़ते हैं संयुक्त क्रिया, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो, वहाँ क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका है, तो वह क्या है? कर्ता। खा, खाना मतलब खाना, खा क्रिया होती है, चुका क्रिया होती है। तो ये दो या दो से अधिक धातुओं या क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो, तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल है, राहुल गीता पढ़ने लगा है। राहुल क्या है? कर्ता, गीता क्या है? कर्म, पढ़ना क्रिया है, लगा है क्रिया है। तो वाक्यों में क्रमशः साथ साथ दो क्रियाएं खा चुका तथा पढ़ने लगा का प्रयोग हुआ है, तो अतः ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। आगे पढ़ते हैं। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के मुख्यतः 11 भेद होते हैं। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, इच्छा बोधक, शक्ति बोधक
आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, अभ्यास बोधक, पुनरुक्ति बोधक हैं नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, चिकना से चिकनाना, ठंडा से ठंडाना, अपना से अपनाना, लाज से लजाना, झूठ से झुठलाना, स्वीकार से स्वीकारना, गरम से गरमाना। नाम बोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के साथ क्रिया के जुड़ने से हमें जो संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से लिखा हुआ है जिसे आप सुनकर पढ़कर समझ सकते हैं कि नाम बोधक क्रिया किसे कहते हैं। एग्जाम्पल, संज्ञा से विनाश करना ना, विनाश क्या है? संज्ञा, करना क्रिया है। पतन करना, पतन संज्ञा है, करना क्रिया है। लाठी मारना, लाठी क्या है? संज्ञा, मारना क्या है? क्रिया। विशेषण से सुखी रहना, तो सुखी क्या है? विशेषण, और रहना क्या है? क्रिया। दुखी रहना, दुखी क्या है? विशेषण, रहना क्या है? क्रिया। निराश होना, निराश क्या है? विशेषण, और होना क्या है? क्रिया। दोस्तों, विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता जो बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। महत्वपूर्ण योग्य बातें हैं, नाम बोधक क्रियाएं एवं संयुक्त क्रियाएं दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि नाम बोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों में क्रियाओं के मिल से बनती है, जबकि संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के मिल से बनती है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती हैं। कभी एक सहायक क्रिया तो कभी कभी एक से अधिक सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक होती हैं। हिंदी भाषा में सहायक क्रियाओं का प्रयोग बड़े स्तर पर होता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम जाता है, तो राम तो संज्ञा हो गया, जाता है, जाना क्या होगा? मुख्य क्रिया, और ये क्या है जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। राहुल जगे हुए थे, तो राहुल संज्ञा हो गया, जगे मतलब मुख्य क्रिया, और हुए थे हेल्पिंग वर्ब। मैं पढ़ा था, तो पढ़ा क्या है? मुख्य क्रिया, था हेल्पिंग वर्ब। वह खाता है, तो खाता क्या है? मुख्य क्रिया, है क्या है? सहायक क्रिया। युक्त वाक्यों में जाना, जगना, पढ़ना, खाना आदि मुख्य क्रियाएं हैं, जबकि इनकी सहायक क्रियाएं हैं, हुए, थे, था, हैं। ये क्या होती हैं? सहायक क्रियाएं होती हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब पढ़ते हैं दोस्तों पूर्वकालिक क्रियाएं। जब कर्ता है एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, तो दोस्तों उसने क्या किया? सबसे पहले नहाया, फिर भोजन किया, तो ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। मतलब कहाँ भोजन करने से पहले उसने क्या किया? नहाया, तब नहाकर उसने भोजन किया, तो ये पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। एक और एग्जाम्पल है, बच्चा दूध पीकर सो गया, तो मतलब बच्चा क्या है? उसने पहले दूध पिया, फिर वह सो गया, तो यानी कि सोने से पहले उसने दूध पिया, तो यह पूर्वकालिक क्रिया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, तो उन्होंने पहले हवन कराया, फिर कथा कहा। एक और एग्जाम्पल है, उसने नहाकर भोजन किया, ये तो पढ़ लिया। तो दोस्तों ये क्या कहलाती हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं।
अब दोस्तों पढ़ते हैं अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण से ही समझ में आ रहा है दोस्तों कि काम का पूरा ना होना। जैसे कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। इन अपूर्ण क्रियाओं के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी थे। तो गांधी जी क्या थे? तो गांधी जी राष्ट्रपिता थे, तो यह पूरक शब्द हो गया। अब गांधी जी थे, ये तो अपूर्ण क्रिया ही हुई। तुम हो, लेकिन क्या हो? तुम बुद्धिमान हो। तो तुम बुद्धिमान हो पूरक शब्द हो गए, लेकिन तुम हो ये अपूर्ण क्रिया हुई। युक्त वाक्यों में क्रमशः राष्ट्रपिता एवं बुद्धिमान शब्दों का प्रयोग करने से वाक्यों में स्पष्टता आ जाएगी। ये दोनों शब्द राष्ट्रपिता और बुद्धिमान पूरक शब्द हैं। अब पढ़ते हैं क्रियार्थक संज्ञा। जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह किया गया हो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग रूप में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। देश के लिए मरना गौरव की बात है। क्यों में टहलना, मरना क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। दोस्तों अब पढ़ते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, खटखट से खटखटाना, धड़धड़ से धड़धड़ाना, थरथर से थरथराना, सनसन से सनसनाना, थपथप से थपथपाना, चरचर से चरचराना। तो ये क्या है? ये थे अनुकरणात्मक क्रिया के एग्जाम्पल। अब पढ़ते हैं सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आना, जाना, धोना, नहाना, चलना, खाना, रोना आदि। ये क्या है? सामान्य क्रिया है। जैसे आप आए, वह नहाया, वह गया। राम चला। क्या कहलाते हैं? सामान्य क्रिया कहलाते हैं। दोस्तों आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहे होंगे और आपको और भी अच्छे तरीके से रिवीजन हो रहा होगा। तो दोस्तों आपको ये कंटेंट्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।